अगर किसी लोकतंत्र में एक ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी को न्याय पाने के लिए अदालत के दरवाजे पर खड़ा रहना पड़े और अदालत ही सुनवाई से पीछे हट जाए, तो उस लोकतंत्र की स्थिति को लेकर आखिर क्या कहा जाएगा। अगर किसी एक व्यक्ति के मामले से देश के मुख्य न्यायाधीश समेत 16 जज खुद को अलग कर लें बिना कोई कारण बताए, तो क्या ये केवल प्रक्रिया मान लिया जाए या फिर डर का संकेत। दोस्तों, जब न्यायपालिका, जिसे संविधान का अंतिम संरक्षक बनाया गया, वही असहज हो जाए, तो आम नागरिक किस पर भरोसा करें। दोस्तों, जब भी इस देश में ईमानदार प्रशासनिक अधिकारियों की बात होती है, तो कुछ नाम अपने आप सामने आते हैं, जैसे टी.एन. शेषन, जिन्होंने चुनाव आयोग में रहते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि राजनेता सत्ता के स्वामी नहीं बल्कि जनता के सेवक होते हैं। जिस अनुशासन और दृढ़ता के साथ उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को उसकी सीमा याद दिलाई, वैसा उदाहरण भारतीय प्रशासनिक इतिहास में दुर्लभ है। दोस्तों, टी.एन. शेषन के बाद एक और नाम बार बार सामने आता है और वो है अशोक खेमका का, एक आई.ए.एस. अधिकारी जो अपने सिद्धांतों के कारण दर्जनों ट्रांसफर झेल चुके हैं। उनके ट्रांसफर महज प्रशासनिक संयोग नहीं थे, बल्कि उस कीमत का हिस्सा थे जो उन्होंने ईमानदारी के लिए चुकाया। लेकिन आज हम जिस अधिकारी की बात कर रहे हैं, मामला उससे कहीं आगे जा चुका है। आज स्थिति यह है कि उस व्यक्ति के मामले की सुनवाई से न्यायाधीश स्वयं को अलग कर रहे हैं। अब न्यायाधीशों का पीछे हटना, जिसे रिक्यूजल कहा जाता है, सामान्यतः निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किया जाता है। ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। लेकिन जब बार बार एक के बाद एक बिना किसी लिखित कारण के रिक्यूजल होने लगे, तो मामला सामान्य नहीं रह जाता। जिस अधिकारी की बात हो रही है, उनका नाम है संजीव चतुर्वेदी। संजीव चतुर्वेदी भारतीय वन सेवा के 2002 बैच के अधिकारी हैं। एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने बीते 2 दशकों में सिस्टम के भीतर रहकर सिस्टम की सबसे गहरी खामियों को उजागर किया, एक व्हिसल ब्लोअर के तौर पर काम किया, और आज परिणाम ये है कि उनके ही मामलों से 16 जज खुद को अलग कर चुके हैं। जरा सोचिए, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 16 जज। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं कि उन्होंने क्या किया, सवाल ये है कि उन्होंने इतना क्या उजागर कर दिया कि सिस्टम ही असहज हो गया। संजीव चतुर्वेदी का प्रशासनिक जीवन संघर्ष से भरा रहा। सिविल सेवा में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव, लेकिन शायद ही कोई ऐसा दौर रहा हो जब वो दबाव से मुक्त रहे हों। इस सिस्टम की कड़वी सच्चाई यही है कि ईमानदारी यहाँ पुरस्कार नहीं बल्कि चुनौती बन जाती है। विभागीय जांच, ट्रांसफर, न्यायिक लड़ाई, ये सब उस कीमत का हिस्सा है जो ईमानदार अफसर अक्सर चुकाते हैं। और यही वजह है कि टी.एन. शेषन, अशोक खेमका और संजीव चतुर्वेदी जैसे लोग केवल अधिकारी नहीं बल्कि संस्थागत उदाहरण हैं। जिस दिन इस देश में ऐसे अधिकारी अपवाद नहीं बल्कि सामान्य बन जाएंगे, उस दिन शासन व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। खैर, अब पूरी कहानी को जरा आपको समझाते हैं। दोस्तों, संजीव चतुर्वेदी का पहला कैडर हरियाणा रहा। 2002 से 2012 के बीच उन्होंने अवैध पेड़ कटाई, वन्य जीव तस्करी और प्लांटेशन योजनाओं में बड़े स्तर पर हुई वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया। ये ऐसे मामले थे जिनमें राजनीतिक संरक्षण स्पष्ट रूप से मौजूद था, लेकिन उन्होंने दबाव के बावजूद पीछे हटने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उनके खिलाफ ट्रांसफर, सेवा समाप्त की धमकियां और प्रशासनिक उत्पीड़न शुरू हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और बाद में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि उनके सेवा अधिकारों की रक्षा की जा सके। ये तथ्य अपने आप में असाधारण है कि एक आई.एफ.एस. अधिकारी के मामले में राष्ट्रपति को बार बार हस्तक्षेप करना पड़े। दोस्तों, हम अक्सर जंगलों और वन्य जीवों की दुर्दशा की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जंगलों का सबसे बड़ा संकट सिस्टम के भीतर मौजूद भ्रष्टाचार है। आज दिल्ली जैसे शहरों की जो दुर्दशा हो रही है, इसका आज एक जीता जागता उदाहरण है। अगर संजीव चतुर्वेदी जैसे अधिकारी बहुसंख्यक होते, तो वनों के संरक्षण के लिए अलग से अभियान चलाने की जरूरत ही न पड़ती। हरियाणा के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में चीफ विजिलेंस ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया। यहाँ उन्होंने उच्च स्तर के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया। मेडिकल उपकरणों की खरीद, फर्जी नियुक्तियां, घोस्ट स्टाफ और अपने ही वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्टें तैयार की, और यहीं से वो राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली व्हिसल ब्लोअर के तौर पर पहचाने गए। व्हिसल ब्लोअर का अर्थ यही होता है कि संस्थान के भीतर रहकर उसकी अनियमितताओं को उजागर करना, और जब कोई व्यक्ति चीफ विजिलेंस ऑफिसर हो तो ये उसका दायित्व भी होता है। दोस्तों, एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में इस स्तर का खुलासा आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने किया, और यही बात
कई शक्तिशाली लोगों के लिए असहज बन गई, जिसके बाद उन्हें उत्तराखंड कैडर में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां उन्होंने हिमालयी जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अध्ययन में एआई का प्रयोग, मसूरी वन प्रभाग में अतिक्रमण घोटाले का पर्दाफाश और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया। ये स्पष्ट है कि उनके पास सत्ता से समझौता करने के विकल्प हमेशा खुले थे, लेकिन उन्होंने बार बार संघर्ष का रास्ता चुना। उन्हें उनके कार्यों के लिए पुरस्कार भी मिले, सम्मान भी मिला, लेकिन साथ ही न्यायिक विवाद और प्रशासनिक दबाव भी बढ़ते गए। अब आते हैं उस जंगल पर जहां ये मामला ऐतिहासिक बन जाता है। एक ही व्यक्ति के मामले में 16 जजों का रिक्यूजल यानी जो सामान्यतः निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है, यहाँ सवालों के घेरे में आ गया, क्योंकि किसी भी जज ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वो सुनवाई से क्यों हट रहे हैं। इन रिक्यूजल करने वालों में हाईकोर्ट जज, मुख्य न्यायाधीश और डिवीजन बेंच के सदस्य शामिल। ये व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि एक पैटर्न बन चुका है। मतलब जहां जो फाइल पहुंच रही है वहां हाथ जोड़ लिया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि न्यायपालिका की ऐसी कौन सी बाध्यता है जो उसे इस मामले से दूर रहने को मजबूर कर रही है। दोस्तों, सटीक तो नहीं, पर संभावित उत्तर यही है कि संजीव चतुर्वेदी ने जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार उजागर किया, वो सत्ता और प्रशासन के उच्चतम स्तर पर बैठे लोग हैं। मंत्री, सीनियर ब्यूरोक्रेट, बड़े डॉक्टर और यहाँ तक कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री तक। अब अगर इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई होती है तो उनके प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेंगे, पूरे सिस्टम की परतें खुल सकती हैं। यह कहना उचित नहीं होगा कि हर जज या हर अधिकारी दोषी है। इस देश में आज भी ईमानदार लोग मौजूद हैं, लेकिन जब संस्थागत दबाव अत्यधिक हो जाता है तो निष्पक्षता बनाए रखना भी चुनौती बन जाता है। जब एक ही मामले से 16 जज पीछे हट जाएं, तो ये किसी व्यक्ति की कहानी नहीं रहती, ये पूरे सिस्टम का आईना बन जाती है। और अंत में फिर वही सवाल आता है कि क्या ईमानदारी अब भारत की प्रशासनिक सेवा में सबसे बड़ा जोखिम बन चुकी है, या फिर ये वो कीमत है जो बदलाव लाने वालों को हर दौर में चुकानी पड़ती। दोस्तों, आपकी क्या राय, हमें जरूर बताएं।